राजकीय महाविद्यालय बूंदी हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम अगले व्याख्यान 11 नंबर में बादलों के घेरे कहानी की चर्चा करने वाले हैं। हमारी ये कहानी यानी पिछली कहानी से अलग रहेगी। जिंदगी और ज़ौक़ के बारे में जान चुके हैं। पिछली में कहानीकार व जिंदगी और ज़ौक़, कहानी के खास पात्रों के बारे में पता चला, संदर्भ सहित व्याख्या की गई और अब कहानी आती है बादलों के घेरे में। हम कहानी पर आने से पहले एक खास आलोचनात्मक पुस्तक आलोचक कुमार कृष्ण की कहानी के प्रतिमान से कुछ बिंदु पर बात करना चाहेंगे। हिंदी कथा शास्त्र का विकसित न होना चिंता का कारण रहा है, चूंकि भारत में काव्य शास्त्र की समृद्ध परंपरा रही है। ऐसे में कई बार कई तरह से ये सवाल उठता रहा है कि कथा की आलोचना किन बिंदुओं पर की जाए, कहानी के खास पहचान के चिन्ह क्या हो, इसका शास्त्र किस तरह का हो। तो इस बात पर चिंता अक्सर होती रही कि इसका कथा शास्त्र नहीं है। तो सवाल ये उठता है, क्या शास्त्र होना आवश्यक है? शास्त्र क्या करता है? शास्त्र एक रीति है, एक पद्धति है, एक तरह से खूंटा है, और कहानी की सार्थकता रीति मुक्त होने में। इस अर्थ में काव्य शास्त्र जो लंबी परंपरा के तहत भारत में विकसित हुआ, वो एक रूढ़ी के तहत, रीति के तहत एक खूंटा बन जाता है। बेशक काव्य का मापदंड जरूर होता है, लेकिन एक सीमा, एक दायरे में घूमता रहता है। और कहानी इस तरह से नहीं चल सकती। उसकी एक सार्थकता तभी होती है जब वो रीति मुक्त होती है। इस अर्थ में वो शास्त्र मुक्त भी होती है। यूँ कहें कि कहानी तमाम खूंटों को तोड़ती है, रीतियों को तोड़ती है। इस तरह से वो आलोचना को पराजित करती है। कहानी समयानुसार बदलती है, सो इसके प्रतिमान भी बदल जाते हैं। और कहा जाता है, कहानी कविता की तुलना में तीव्रता से बदलती है। कविता नहीं बदलती। महाकाव्य में एक ही पद्धति से कविता की जाती रही, महाकाव्य लिखे जाते रहे सदियों तक, लेकिन कहानी हर दशक में बदल जाती है, युगानुरूप होती है। इस तरह से कह सकते हैं कि उसके तंबू में कई तले सल्तनतें आ जाती हैं। अब हम बात कर सकते हैं हमारी दूसरी कहानी, बादलों के घेरे। रचनाकार है कृष्णा सोपती। इस कहानी के बारे में हम ठीक वैसे ही चर्चा नहीं कर सकते जिस तरह से अमरकांत की जिंदगी और ज़ौक़ के बारे में कर सके थे, चूंकि वो कहानी का कथानक शुरू से अंत तक सदा हुआ था, कसावटपूर्ण था, एक लंबी सी कहानी चलती है। बादलों के घेरे में बेशक कहानी का कथ्य है, लेकिन पाठक को इसमें समझने में कुछ दिक्कतें आती है। चलिए हम हर तरह से कहानी पर चर्चा करेंगे। पहले समझ लें कि कहानी में क्या है। कहानी में शुरुआत में ही पता चलता है कि ये भूवाली जगह पर विकसित होती है। नैनीताल भी इसमें आता है और
कहानी का नायक रवि लखनऊ भी पहुंचता है। वो दक्षिण जाने की सोच रखता है, लेकिन इन तीनों शहरों में वो बराबर आता जाता रहता है। शुरुआत भोआली से होती है और लगभग अंत भी भोआली से ही, भोआली पहाड़ पर। इसमें पात्र है रवि जो नायक है। रवि की बुआ जहाँ उसका आना जाना होता है वहीं उसे मनु से मुलाकात होती है और मध्य या अंत में उसकी शादी होती है मीरा के साथ। इस तरह से दो परिवार यहाँ दिखाई देती हैं, बुआ का परिवार, बुआ के बच्चे और उनके पति। दूसरा रवि का परिवार, रवि की माँ और पिता। और स्मृति में ही चलते हैं खुद का परिवार जो मीरा से वो शादी करने के बाद बनता है, लेकिन स्मृति में ही दिखाई देता है। इसलिए ये कहानी स्मृति में चलती है और इसीलिए पाठक को थोड़ी सी जटिल दिखाई देती है। कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत बाकायदा होता है, लेकिन कहानी की शुरुआत में भी भुआली और बोहाली का पहाड़ होता है। देखिए, शुरुआत में भुआली की छोटी सी काटेज में बैठ करके वो बादलों को देखता है, सफेद रुई जैसे बादल। और वहीं पहाड़ पर उसकी सुबह होती है, शाम होती है और इसी तरह से रात। कहानी के मध्य में भुआ दिखाई देती है, मिलती है, बोलती है, बतियाती है। भुआ का घर पर मन्नू की मुलाकात, और अंत में रवि की माँ और मीरा जिससे उसकी शादी होती है। जब पहली बार पाठक कहानी पढ़ता है, बेशक वह निराश होता है, क्योंकि उसके कहानी ठीक से पकड़ में नहीं आती। लिहाजा पाठक को कहानी समझने के लिए दूसरी बार उसका पाठ करना पड़ता है, तब कहानी खुलती है। क्योंकि कहानी की शुरुआत ही अंत से होती है। कई बार पाठक अंत से शुरू होने वाली कहानियों में उलझ जाता है। वो देखता है नायक को कि नायक सूखे सूखे बादलों के घेरे, और उन बादलों के बाद उसका ध्यान जाता है कि उसका शरीर भी बूढ़ा हो रहा है, पतझड़ आ गया है उसका। जिस तरह से सामने पहाड़ के रूखे हरियाली में रामगढ़ जाती पगडंडी दिखाई देती है, इस तरह से वो अपनी बालकनी से पहाड़ को देखता है और उसका चिंतन में कितनी निराशा है वो देखिए। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है, मैं लेटा रहता हूँ, शाम झुक जाती है, खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरी ही तरह दिन रात मौन भाव से लटके हैं। फिर उसका ध्यान जाता है अपने शरीर पर कि अब उसका शरीर भी जमा नहीं रह गया। अपने छूटते तन को देखता हूँ, कुछ भी मेरे वश में नहीं है। यहाँ तक कि कंधों से जुड़ी बाहों को देखता हूँ। और फिर उसका ध्यान जाता है कि वो भी दिन थे जब उसकी बाहें भी जमा थी और भरी भरी बाहें उनके घेरे में होता था। इस तरह से बादलों के घेरे में भुआली एक ऐसी जगह है जहाँ कहानी का नायक शुरू और अंत में दिखाई देता है। वो सोचता है भुआली का क्षयग्रस्त अंधियारा, तन के रस रीत जाने पर हाड़ मांस सब काट हो जाते हैं। मिट्टी नहीं, मिट्टी से तो रस उभरता है, अभी तो मुझे मिट्टी होना है। इस तरह के दार्शनिक शब्द युवावस्था में नहीं आते। मध्य